दोस्तों, एक शायर की चंद लाइंस याद आती हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। तमाम शहर में ऐसा नहीं खुलूस न हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कहाँ चिराग जलाए कहाँ गुलाब रखें, छतें तो मिलती है लेकिन माकन नहीं मिलता। ये क्या अजाब है, सब अपने आप में गुम है। जबान मिली है मगर हम जबान नहीं मिलता। चिराग जलते ही बिनाई बुझने लगती है, खुद अपने घर में ही घर का निशान नहीं मिलता। ये लाइन सिर्फ और सिर्फ सुमन के लिए थी ताकि उसे उसकी कही बात का जवाब मिल जाए। तालियों की गड़गड़ाहट और सीटियों से सबने अपनी खुशी जाहिर की। मैं स्टेज से उतरा और अब मेरा मन शांत था और कोई डर नहीं था, पर शायद आशु को अब भी घबराहट थी। मैं उसके और सुमन के पास पहुंचा और तभी सुमन हम दोनों को छोड़कर अपनी किसी दोस्त के पास चली गई। वो किसी से कुछ नहीं कहेगी, मुंह फट है, पर चुगली करना उसकी आदत नहीं, मैंने कहा और फिर आशु को सारी बात बता दी। वो सब सुनकर उसे इत्मीनान हुआ और वो मुस्कुरा दी। कुछ देर में गाने फिर से बजने लगे। हम दोनों एक चाट वाले स्टॉल के पास खड़े थे कि तभी वहां रक्षित नाम का एक लड़का आया। ये आशु की क्लास में कुछ महीने पहले ही ट्रांसफर लेकर आया था। साल के बीचों बीच आया है, मतलब जरूर कोई नामी बाप की औलाद होगा। पहनावा उसका बिल्कुल अमीरों जैसा, पर वो अक्षय की तरह बावला नहीं था, स्टाइलिश था। और जब से हम आए थे उसकी नजर आशु पर ही टिकी थी। रक्षित ने आते ही आशु से पूछा, शाल वी डांस? पर आशु ने एकदम से जवाब दिया, नहीं। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और इससे पहले कि कुछ बोलता आशु ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डांस फ्लोर पर ले आई। क्या हुआ? मैंने पूछा। आई हेट दैट गाय। ये उसी मंत्री का बेटा है जो उस दिन हमारे घर पर आया था, आशु ने चिढ़ते हुए कहा। अब पहले से ही उसका मूड थोड़ा ऑफ था और मैं उसे और खराब नहीं करना चाहता था। मैंने आशु को उसकी कमर से पकड़ा और अपने जिस्म से सटा कर थिरकने लगा। जानू, अगर दीदी सुमन ने आपसे पहले इजहार किया होता तो? आशु ने पूछा। अब मैं उससे इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। शायद आशु खुद समझ गई, तो आज आप उनके साथ होते। और मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैंने आशु के सर को चूमा और कहा, जान, हमारी किस्मत में एक होना लिखा था, इसलिए आज हम यहाँ हैं। आशु को मेरी बात से इत्मीनान हुआ और अब वो फिर से मुस्कुराने लगी। उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे अंदर इस जमाने से लड़ने की कितनी शक्ति है, और आशु भी जान गई कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैं और आशु बाहर आए और अभी मैं बाइक को किक करने वाला था कि आशु के कुछ दोस्त आए और मुझे हाय बोलकर उससे बात करने लगे। उनकी बात होने तक मैंने बाइक घुमा ली थी। फिर आशु को हॉस्टल छोड़कर मैं अपने घर आ गया। समय का चक्का घूमने लगा और आशु के एग्जाम आ गए। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि उसने फर्स्ट ईयर में टॉप किया। घर वाले उसकी इस उपलब्धि से बहुत खुश थे और रिजल्ट लेकर हम घर पहुंचे तो उसे इस बार बहुत प्यार मिला। परिवार के प्यार की खुशियां देर से ही सही, पर उसे अब मिलने लगी थी। रिजल्ट की खुशी मनाकर मैं और आशु शहर वापस जा रहे थे कि रास्ते में मेरी बाइक खराब हो गई। बाइक को धक्का लगाते लगाते हम एक मैकेनिक तक पहुंचे और मैं वहां उससे बाइक बनवाने लगा। आशु बोर हो रही थी और ऐसे ही चलते चलते कुछ आगे चली गई। वहां उसने एक झोपड़ी देखी जहां एक बच्चा धूल में खेल रहा था। उसके ही उसकी माँ बैठी थी जो सर झुकाकर कुछ सोच रही थी। उसका ध्यान जरा भी अपने बच्चे पर नहीं था। उसका पति कहीं मजदूरी करने गया था। चूल्हा ठंडा था और शायद उन बेचारों के पास खाने को भी कुछ नहीं था। आशु वही खड़ी उस बच्चे और उसकी माँ को देख रही थी। माँ की उम्र आशु से कुछ 1-2 साल ही ज्यादा थी और बच्चा करीब 1 साल का होगा। बाइक ठीक होने के बाद मैं आशु को ढूंढता हुआ आया तो मैंने देखा कि आशु वहां उस बच्चे की माँ से बात कर रही है। मुझे वहां खड़ा देख उसने मुझसे पैसे मांगे और उस औरत को देने लगी। कुछ न नुकुर के बाद उसने पैसे ले लिए। उसके बाद जब आशु मेरे पास चल के आई तो उसकी आंखें नम थी। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे कुछ दूर लाई और आकर मेरे गले लग गई। आज पहली बार उसने गरीबी देखी थी। गांव में उसका घर से निकलना कम होता था और जो गरीबी उसने गांव में देखी थी वो थी मिट्टी के घर और हमारे खेतों में काम करने वाले मजदूर। आशु के लिए तो जिसका घर मिट्टी का है या जो दूसरों के खेतों में काम करता है वही गरीब, और जिसका घर पक्का बना है या जो अपने खेतों में दूसरों से काम करवाता है वो अमीर। शहर आकर उसने जब लोगों को भीख मांगते हुए देखा तो उसने सोचा कि शायद ये गरीबी होती है, पर जब उसे पता चला कि इनमें से ज्यादातर एक रैकेट का हिस्सा है तो उसके मन के विचार बदलने लगे। भला कोई काम न करके जानबूझकर भीख मांगे तो वो काहे का गरीब। पर आज जब उसने उस औरत से उसकी कहानी सुनी तो उसे एहसास हुआ कि गरीबी क्या होती है। उसका नाम फुलवा है। वो एक बंजारन है।
उसे एक दूसरे कबीले के लड़के से प्यार हुआ और जब उसने ये बात अपने घर में बताई तो उन्होंने उसे और उस लड़के को कबीले से निकाल दिया। तब से दोनों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसी बीच उसका ये बेटा पैदा हुआ और अब इन दोनों की जिंदगी तबाह हो गई। उसका पति काम की तलाश में रोज निकलता है और शाम को खाली हाथ लौटता है। क्या प्यार करने वालों के साथ ऐसा ही होता है? क्यों ये लोग उन्हें चैन से जीने नहीं देते? और हमारा क्या होगा अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो? आशु ने रोते रोते पूछा। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है। मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूँ? इसलिए ना कि जब हम घर से भागे तो हम एक नई जिंदगी शुरू कर सके। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये इतना आसान नहीं होगा, पर फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अस। वी हैव टू फाइट टिल द लास्ट ब्रीथ एंड वी विल सक्सीड। तुझे बस मुझ पर विश्वास रखना है, मैंने पूरे आत्मविश्वास से कहा। उस टाइम तो आशु ने मेरी बात मान ली, पर अब उसके मन में ये चिंता पैदा हो चुकी थी। उस दिन के बाद से आशु में अचानक ही बहुत बदलाव आने लगे। उसने बिना मुझे पूछे बताए एक जॉब ढूंढी और को मुझे चौंकाते हुए बोली, जानू, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है। नेक्स्ट शनिवार से ज्वाइन कर रही हूँ। अब ये सुनकर मैं चौंक गया। क्या जरूरत है तुझे जॉब करने की? जरूरत है, बहुत जरूरत है, आशु ने कुछ सोचते हुए कहा। किस बात की जरूरत है? मैंने आशु से प्यार से पूछा।